नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका। बात उत्तर प्रदेश की में यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का अभी मंथन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 4 साल में यूपी काफी आगे बढ़ा है। आज यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा को जनता ने नकार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। आज से कुछ साल पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था और जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यहाँ विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 सालों से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक यूपी बन गया है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी के लिए ही बीजेपी का मंथन अभी चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। वही हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी, वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट we should not be treated as something like rats. हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। We are not pygmies, we are not guinea pigs. ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की और ये भी कहा कि इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने किया है और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। ये दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है। जिनकी इतनी छोटी सोच हो वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स ये 30 करोड़ बना लेगी, जाइडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा।
हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 4,41,576 मीट्रिक टन ये गेहूं आपने पिछले महीने उठाया है और 2,94,384 मीट्रिक टन आपने चावल उठाया है जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुट करके लगे और गरीब लोगों तक यह राशन सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर में खर्च हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हो चुका है और 1,10,000 करोड़ खर्च हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसमें अपने आप को शामिल करें और जो उद्यमी सेक्टर है, मैं यहां भी निवेदन करूंगा स्वतंत्र देव जी से कि हर छोटे बड़े शहर में जो ये उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, इनको बुलाएं, इनकी बैठक करें, इनसे पूछें कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया 3 लाख करोड़ रुपए यह तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, तुम इसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी को सहारनपुर में संयुक्त निदेशक बनाकर भेजा गया है। वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा को गौतम बुद्ध नगर का सीएमओ नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को भी सहारनपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है। उनकी जगह पर बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर को गाजियाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर अपनी नई तैनाती और कार्यभार ग्रहण करें। डॉक्टर गिरीश चंद्र मौर्य को सीएमओ गाजीपुर से हटाकर सीनियर कंसल्टेंट जिला चिकित्सालय अयोध्या, डॉक्टर हरगोविंद सिंह को अयोध्या सीनियर कंसल्टेंट से हटाकर सीएमओ गाजीपुर बनाया गया है। तो तीसरी लहर आने वाली है, उसी की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। 51 जिलों के सीएमओ का तबादला हुआ है और उन्हें तत्काल नए जिलों में जाने का निर्देश दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और उससे पहले ही योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी को सहारनपुर में संयुक्त निदेशक बनाकर भेजा गया है। वहीं इसी तरह मेरठ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा को गौतम बुद्ध नगर का सीएमओ नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को भी सहारनपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर अजावत जुड़ गए हैं। सागर, तीसरी लहर के खतरे से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। यूपी में 51 जिलों के सीएमओ का तबादला हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें नूपुर कि योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये इसलिए फेमस है, ये इसलिए जानी जाती है कि बड़े बदलाव के लिए प्रदेश में चाहे जिन चीजों के लिए, कहीं योजनाओं के लिए बात की जाए, चाहे धरातल पर गुंडागर्दी की बात की जाए, लगातार बीते 5 सालों में 4 सालों का अगर ग्राफ उठाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बदलाव की सिवा ज्यादा को नजर नहीं आता है। अब बात करें अभी तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की बीतने के बाद ही तीसरी लहर की आशंका से पहले
इतना बड़ा फेरबदल किया है योगी सरकार की। अब साफ देखा जा रहा है कि योगी सरकार एक्शन मूड में है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये चुनावी तैयारी है, कि चुनावी रणनीति है, कि जनता के मन को लुभाने के लिए लगातार बदलाव पे बदलाव किए जा रहे हैं। चाहे धरातल पर योजनाओं की बात की जाए, चाहे एक्शन के खिलाफ की बात करें, चाहे महिलाओं के खिलाफ करें, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, योगी सरकार लगातार शुरू से ही बदलाव कर रही है। बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने उत्तर प्रदेश में निपटा दिए, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसी जगहों पे मेट्रो की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था हो, इन सभी जगहों, इन सभी चीजों को दुरुस्त किया गया है। तो एक जगह ये भी कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति हो सकती है, मैं भी शायद, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है 2022 इलेक्शंस में। सभी दल अब एकजुट हो चुके हैं, सभी दलों ने कमर कस ली है चुनावी महासंग्राम के लिए। तो योगी, इसलिए कहा जा रहा है कि योगी सरकार एक्शन में है। अब बात करते, जो आपने सवाल पूछा है कि तीसरी लहर से पहले बड़े बदलाव, जी हाँ, बिल्कुल बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे आपको हम पूरी जानकारी दें कि भदोही में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो संतोष कुमार को भदोही का सीएमओ बनाया गया है। इससे पहले ये लखीमपुर खीरी में तैनात थे। वहीं उन्नाव की बात करें तो डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी जी को सीएमओ नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले आजमगढ़ के सीएमओ थे। वहीं कानपुर की कमान देखी जाए तो गोपाल कृष्ण महेश्वरी को संभालने को दी गई है, जबकि इससे पहले ये फतेहपुर के सीएमओ थे। वहीं अयोध्या की बात करें तो नरेंद्र प्रसाद गुप्ता को अयोध्या का सीनियर कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है, जबकि इससे पहले ये कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। कुशीनगर में सुरेश पटेरिया को कुशीनगर का सीएमओ बनाया गया है, जबकि इससे पहले ये अयोध्या में सीनियर कंसल्टेंट थे। वहीं राजधानी लखनऊ, जो सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाली है, अगर उसकी बात करें तो राजधानी लखनऊ में डॉक्टर संजय भटनागर जी पहुंचे, उनको कमान सौंपी गई है। वहां सीएमओ हटाकर ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है डायरेक्टर। स्मृति ईरानी की गढ़ की बात की जाए अमेठी की, तो वहां पे वीबी सिंह को बलरामपुर से हटाकर अमेठी का सीनियर कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। तो ये देखा जाए बहुत ही बड़ा फेरबदल है। ये तीसरी लहर से पहले ही अभी कैबिनेट विस्तार हुआ, कैबिनेट में बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी चली गई, जिसमें चाहे पोस्ट निशंक हो, शिक्षा मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हो, सभी लोगों की, बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी कैसे चली गई। तो ये कहा जा सकता है यूपी मॉडल कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुआ है, और यही वजह है कि एक्टिव केसेस में लगातार कमी आ रही है। और आपको याद होगा कि खुद WHO ने, सुप्रीम कोर्ट ने, नीति आयोग ने, यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यूपी मॉडल की तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल यूपी मॉडल की। जैसे आज एक कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। अब जेपी नड्डा जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई चीजों को गिनाया। उन्होंने कहा योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, सपा और बसपा को पूरी तरह जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे पहली लहर से हम लड़े, इसके बाद हम दूसरी लहर से लड़े। हम कोरोना से जब लगातार लड़ रहे थे तो उसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही अहम भूमिका देखी गई। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सक्रिय देखा गया। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने में, स्वास्थ्य विभाग ने जो अपनी छवि दिखाई है उस दौर में, उस संकट काल के दौर में, जो स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से उसको लड़ा है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने, तो जेपी नड्डा ने आज जमकर सराहना की है उस चीज की कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश सिर्फ बुलंदियों और विकास की ओर लगातार अग्रसर है। लगातार वहां पर विकास देखा जा रहा है, चाहे जिस क्षेत्र की बात की जाए, चाहे क्राइम से लड़ने की बात की जाए, चाहे किसी आरी बीमारी से लड़ने की बात की जाए, चाहे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात की जाए, चाहे रोजगार के लिए बात की जाए, तो हर जगह विकासशील है उत्तर प्रदेश। तो आज उन्होंने जब संबोधित किया तो उन्होंने कई ऐसे पहलू गिनाए और उन्होंने आगे की रणनीति के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं, हम लगातार अस्पतालों में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ये लगातार इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल, और यूपी में इलेक्शन है 2022 में, जो कि यूपी का इलेक्शन कहा जाता है कि देश की राजनीति का फैसला करता है कि देश की राजनीति में कैसे क्या होने वाला है आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कल वाले भाषण से साफ हो चुका है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि यूपी ने जैसे कोरोना में संभाला है खुद को, वो अभूतपूर्व है। देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के विषय में 2022 में,
तो ये योगी आदित्यनाथ चेहरा है, तो इस पे अभी भी लगातार संशय बरकरार है। और संशय इसलिए बरकरार है कि बीते कुछ दिनों पहले अभी सूचना एक आई थी कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच कुछ अंतरकलह चल रहा है। बीजेपी में अंतरकलह की खबरें सुर्खियों में कई बार आ चुकी हैं। अगर सच में ये बीजेपी में अंतरकलह है तो आने वाले समय में 2022 में चुनाव प्रभावित जरूर होगा। क्यों? बीजेपी में अगर अंतरकलह है तो जाहिर सी बात है विपक्षी खेमे को उसका फैसला मिलेगा। इस बार 100 सीटों पर ओवैसी भी उतर रहे हैं। ओवैसी उतरने से क्या होगा? ओवैसी उतरने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो वोट कटवा की राजनीति करेंगे, सिर्फ वो वोट काटेंगे। सपा समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिम और यादव समीकरण पे वोट लड़ती है, चुनाव लड़ती है, मुस्लिम MY समीकरण पे चुनाव लड़ने उतरती है सपा, तो सपा मुस्लिम वोट काटने के लिए उतरेगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM, तो वो मुस्लिम का वोट काटेगी, तो इससे सपा को थोड़ा नुकसान होगा। अब बात करते हैं बसपा की, जो दलित वोट बैंक पर फोकस करती है। अब दलित वोट बैंक पर फोकस करते हुए उसका वोट भी काटने के लिए AIMIM उतर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वोट कटवा राजनीति के साथ उतरेगी AIMIM, तो उससे बसपा को भी नुकसान होगा। अब आती है टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में। अब बीजेपी के साथ बीजेपी अपना ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग पर फोकस करती है, और बड़े बड़े इस बार जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी के पास कई सारे हैं चुनाव में लड़ने के लिए। एक राम मंदिर का फैसला इन्होंने किया है। राम मंदिर सबसे बड़ा अहम मुद्दा। उन्होंने कई जगहों पर, चाहे लखनऊ की बात की जाए, चाहे ये कानपुर उन्नाव जैसी जगह, बलरामपुर रायबरेली जैसे क्षेत्र की बात की जाए, तो इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बड़े सुदृढ़ की है। तो इन सभी मुद्दों पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी इन बड़े बड़े मुद्दों के साथ चुनावी महासंग्राम में उतरेगी और जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेगी। नुपुर सागर, यूपी में तीसरी लहर से पहले बड़ा बदलाव तो किया गया है, 51 जिलों के CMO का ट्रांसफर किया है। इसके अलावा यूपी में तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए नुपुर, जैसा अभी मैंने बताया कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जब कार्य समिति बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्र के नाम गिनाए जहां पर उन्होंने बताया कि लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं को सुदृढ़ किया जा रहा है, लगातार उन तैयारियां की जा रही हैं, और साथ ही जो हमारा प्रशासन है वो तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को खत्म किया जा रहा है, ताकि अगर तीसरी लहर में, और जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आएगी उसमें जो कंडीशन होगी और ज्यादा भयानक होगी, तो उसको देखते हुए उसके मद्देनजर अभी से ही लोग प्रशासन ने और पार्टी ने, जो सत्ताधारी दल है, उसने कमर कस ली है कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि तीसरी लहर अभी आने वाली है। जैसा WHO का कहना है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर अगस्त के लास्ट में और सितंबर में पीक पर होगी। तो जैसा उनका कहना है, तो ये तो अभी है, चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं सत्ता को इस बात का डर है कि अगर तीसरी लहर में ज्यादा डिसबैलेंस हो गया मामला, तो हो सकता है सत्ता से हम भी ना डिसबैलेंस हो जाएं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सत्ताधारी दल योगी आदित्यनाथ जो CM है उत्तर प्रदेश के, वो लगातार लगे हुए, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे रहिए और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली तीसरी लहर में नहीं होनी चाहिए। नुपुर, शुक्रिया सागर अजावत, आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो तीसरी लहर से पहले बड़ा बदलाव हुआ है, 51 जिलों के CMO का तबादला हुआ है, तत्काल नए जिलों में उन्हें जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि योगी का यूपी मॉडल कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है, एक्टिव केसेस लगातार घट रहे हैं। तो अब हमने कोरोना की दूसरी लहर से तो विजय पा ली है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। और यही वजह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान, विधायक अमिताभ बाजपेयी और इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी की।
इस मौके पर विधायकों ने और जिला अध्यक्ष ने योगी सरकार पर हर मोर्चे में फेल होने का आरोप भी लगाया। वहीं बहराइच की कसरगंज तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में हुई धांधली, रोजगार, गन्ना मूल्य भुगतान, पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सपाइयों ने हाथों में झंडा और तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में आज जो है 15 तारीख को तहसील हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया है। आज जो देख लीजिए, महंगाई बेशुमार बढ़ती चली जा रही है। गैस सिलेंडर 1000 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार है और गेहूँ क्रय केंद्र पर प्रतिबंधित हो गया और लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की गई है जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में, ये जग जाए क्या लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव की व्यवस्था है? नहीं है, कोसों दूर इसकी जगह नहीं है। लेकिन सरकार जो है ये जबरदस्ती ये चुनाव करा करके और लोकतंत्र की हत्या की है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज महंगाई बेशुमार बढ़ी हुई है, किसान परेशान है। कितने गेहूं जो गए उसका पेमेंट नहीं हुआ और गेहूं सड़ गए, लोग हाथ बल करके परेशान हैं। गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल जो है कितना चला गया, अभी सरकार के कान और जू नहीं रेंग रहा है। ये स्थितियां हैं और अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं और जनता 2022 में उनको ला करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। अगर सरकार चेतती नहीं है इसको उखाड़ फेंकेगी। आज ये किसान विरोधी सरकार तो ये थी ही, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बन गई है। इसके विरोध में अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी, उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि आप लोग जाके धरना प्रदर्शन कीजिए और इस सरकार को उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इसके विरोध में आज हम लोग सगली तहसील में हमारे जिला अध्यक्ष जी हवलदार यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकत्रित हुए और अपना ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसान विरोधी सरकार नहीं है साथियों, तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। ये हत्यारी सरकार है। ये हत्यारी सरकार अपने पुलिस मशीनरी के माध्यम से, अपने डीएम एसडीएम के माध्यम से, अपने एसपी कोतवाल के माध्यम से ये सबका भक्षक कर रही है। ये सबके पूरे सरकार, ये सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश का नाश कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ जिले के एसपी से, जिले के डीएम से और सारा इस पुलिस मशीनरी से कि जो आप लोग इस सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं वो एकदम गलत है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने कल जोरदार प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को कई सौगातें दे रहे थे, तो वहीं यूपी के कई जिलों में सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।